Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are going to study the chapter Control and Coordination. It's one of the very interesting chapters from the 10th standard science. ये चैप्टर हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको 50% कंसेप्ट्स तो वीडियो देखते देखते ही लर्न भी हो जाएंगे. So we'll see to some tricks so that you are easily able to learn the things. So let's start with our chapter Control and Coordination. ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. सपोज अ डॉग इज चेजिंग यू, देन आपकी मसल्स को सप्लाई ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन की, एंड फॉर दैट ब्लड सप्लाई टू द मसल्स ऑफ योर लेग हैज टू बी इंक्रीज्ड. उसके साथ में ही हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा सो एज टू सप्लाई इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड टू द मसल्स, एंड सो हार्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेस. ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट भी इंक्रीज होगी सो दैट एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कुड बी सप्लाइड टू द बॉडी. ये सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं, एंड all this coordination is maintained by our body by two systems, that is nervous system and endocrine system. We are going to study the nervous system and endocrine system in human beings as well as the coordination in plants also in this chapter. So let's first of all see to the basic structural and functional unit of the nervous system, that is the neurons. Neurons, that is also known as nerve cell, that is the functional unit of nervous system. So first let's see about the structure of a neuron. A neuron comprises of a nerve cell body. नर्व सेल बॉडी में होता है एक न्यूक्लियस, एंड इस न्यूरॉन के नर्व सेल बॉडी से अलग अलग डायरेक्शंस में बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं. All these small projections are known as dendrites, and the longest of all these projections is known as the axon. तो जो सबसे लंबा प्रोजेक्शन है दैट इज एक्सॉन, एंड ये सारे छोटे प्रोजेक्शंस जो हैं दैट आर नोन एज डेंड्राइट्स. दीज डेंड्राइट्स आर द फर्स्ट वन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन. तो जब भी कोई भी न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलस या स्टिमुलेट होने का मतलब क्या है? स्टिमुलस मीन्स एनी एक्साइटेटरी फैक्टर दैट जनरेट्स द इम्पल्स इन अ न्यूरॉन. जो इम्पल्स स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक चीज़ जो न्यूरॉन को इनिशिएट करे इम्पल्स जनरेट करने के लिए, दैट थिंग इज कॉल्ड अ स्टिमुलस. That stimulus could be touch when something is touching you. That stimulus could be taste when you're tasting something. So, जब भी न्यूरॉन में एक स्टिमुलस आता है तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं हमारे डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स ये इंफॉर्मेशन को फिर पास ऑन कर देते हैं नर्व सेल बॉडी के पास, and in the nerve cell body the information is processed and then it's sent to axon. Axon में information जो transfer होती है that has to be transferred, that has to be passed on to the next neuron. But before that ये impulse transfer हो किस form में रही है? तो न्यूरॉन में ये जो इम्पल्स ट्रांसफर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. इलेक्ट्रिकल जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसी तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होते हैं हमारे न्यूरॉन में भी. जिस जगह पर एक न्यूरॉन खत्म होता है दैट इज कॉल्ड नर्व एंडिंग. जहाँ एक न्यूरॉन खत्म होता है मीन्स एक्सॉन एंड होता है, उसको नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं. एक न्यूरॉन खत्म होते ही वहाँ पर स्टार्ट होता है नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट. तो जहाँ पर एक एक्सॉन खत्म होगा वहाँ पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट होगा. बट कभी भी दो न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्ट टच में नहीं होते. दे आर नेवर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. थोड़ा सा गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में. तो ये न्यूरॉन एंड हो रहा है, ये दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट हो रहा है, but they are not in contact with each other. There is a small gap between the two. And this junction between the two neurons is known as synapse. But अगर ये इम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है तो फिर ये साइनैप्स को कैसे क्रॉस करेगी? क्योंकि यहाँ पर तो दो न्यूरॉन आपस में कांटेक्ट में ही नहीं है. अगर कांटेक्ट में दो वायर नहीं हो तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती. सिमिलरली इन दिस ऑल्सो the impulse cannot transfer if the neurons are not in contact with each other. और ऐसा होता भी है. It happens in our neuron as well. तो नर्व एंडिंग पर आकर एक्सॉन टर्मिनल पर आकर मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सॉन पर आकर
हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाती है और ये केमिकल फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाता है। इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर वर्ड एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बट यू रिमेंबर कि साइनेप्स के लेवल पर आकर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये केमिकल फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाएगा और नेक्स्ट न्यूरॉन पर पहुंचने के बाद ये केमिकल फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्टिमुलेट कर देगा। मीन्स एक बार फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इनिशिएट हो जाएगी और आगे इम्पल्स फिर से पूरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही ट्रैवल करेगी। सिमिलरली एक न्यूरॉन दूसरे से, दूसरा न्यूरॉन तीसरे से कनेक्टेड होता है। ओके, सो दिस इज हाउ द इम्पल्स ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन अ न्यूरॉन। But what happens when the neuron ends and the instruction is given to a muscle? That junction between the neuron and the muscle is called a neuromuscular junction. तो जहाँ पे न्यूरॉन्स एंड होते हैं और अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन किसको देनी है? मसल्स को, बिकॉज इट इज़ द मसल्स दैट हैव टू शो द इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको हाथ मूव करना है तो इंस्ट्रक्शन तो न्यूरॉन्स के थ्रू आए, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा आपकी मसल्स को। तो दिस information is sent to your muscles by the neuromuscular junction. Means that whatever information is carried by the neuron, now that will be given to the muscle. And at this neuromuscular junction also, the similar chemicals would be formed. सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से केमिकल में कन्वर्ट होगी। ये केमिकल फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्रॉस करके मसल्स के पास पहुंचेगा एंड दैट विल गिव इंस्ट्रक्शन टू योर मसल्स फॉर देयर कॉन्ट्रैक्शन। One topic which I would like to explain next, that is given at the last of this nervous system in your NCERT book, but I would like to explain it here only. That is how your nervous tissues cause action. तो नर्वस टिश्यूज अपना एक्शन कैसे प्रोड्यूस करते हैं? दैट इज थ्रू द मसल्स वी हैव सीन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद जब इंस्ट्रक्शन मसल्स के पास जाएंगे तो मसल्स में होते हैं स्पेशल प्रोटीन्स विच आर नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन अपना शेप चेंज करके छोटे हो सकते हैं and that can bring about the change in the shape of the muscles and that will bring about a body movement. Okay, that's all. Nervous system पढ़ते हुए बच्चे पूछते हैं कि मैम ये नस क्या होता है? Is it a nerve cell that is called a nus? तो हिंदी में मीन्स डे टू डे लाइफ में हम नस जो बोलते हैं दैट वी यूज द वर्ड फॉर एन आर्टरी ऑल्सो, फॉर अ वेन ऑल्सो एंड फॉर अ नर्व ऑल्सो। तो नस दबने से दर्द हो गया, नस काट ली, दैट कुड बी एन आर्टरी और अ वेन। सो नस वर्ड कॉमनली डे टू डे लाइफ में कॉमन लैंग्वेज में आर्टरी, वेन और नर्व्स तीनों के लिए यूज होता है, बट ऐसा हिंदी में नहीं है। हिंदी में स्पेसिफिक वर्ड है फॉर ऑल द थ्री। आर्टरी के लिए धमनी, वेन इज कॉल्ड अ शिरा एंड अ नर्व इज नोन एज तंत्रिका. So that's different words in Hindi as well, but in common language, day-to-day language, we just call it everything as nas. Okay. Now let's discuss about a very important question that comes in your exam as a 1 mark question is about receptors. Receptors क्या होते हैं? कुछ cells होते हैं हमारी body में जो information को receive करते हैं. For example, when we touch our skin, the receptors of our skin take this information. तो रिसेप्टर्स सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। यूजुअली ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स के टिप्स पर होते हैं एंड इसलिए हम कहते हैं कि डेंड्राइट सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करेगी। तो रिसेप्टर्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे एंड दीज सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ दैट आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। फर्स्ट इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ा था आपने एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में, एंड ऑल्फैक्टरी वर्ड का मतलब होता है स्मेल। तो स्मेल के सेंसेशन को जो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं दैट आर नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। Second type of receptors is the receptors that carry the information about taste, and such receptors are known as gustatory receptors. तो ये 2 रिसेप्टर्स के नाम अच्छे से याद कर लेना, 1 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो दैट वाज हाउ द न्यूरॉन्स इनिशिएट द इम्पल्स। ये रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं और ब्रेन फिर बताता है कि आगे क्या करना है।
बट क्या हर बार हमारा ब्रेन ही बताएगा कि आगे क्या करना है? नो। इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, दैट इज अगर आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स बहुत क्विक देना है तो उस केस में ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन नहीं स्पाइनल कॉर्ड भी दे सकता है. सो लेट्स सी टू द रिफ्लेक्स एक्शंस. रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और अ शार्प ऑब्जेक्ट, देन यू इमीडिएटली मूव बैक योर हैंड. यू डोंट थिंक कि आपको अपना हाथ पीछे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. यू डोंट एट ऑल थिंक ओवर दैट. Such a action when you take the response immediately, and it's very quick and it's involuntary. Involuntary means without thinking over it, बिना सोचे समझे. So such a response of the body is known as a reflex action. So how we will define that? It is the sudden involuntary response of the body in response to a stimulus that has to be responded immediately. For example, touching a hot object. In that condition, the information goes to the spinal cord only, and the spinal cord is the regulatory body in case of reflex actions. So reflex action का pathway देखते हैं, and this pathway of reflex action is known as reflex arc. Reflex arc is the pathway followed by the information during a reflex action. So reflex action के टाइम पर सबसे पहले information receive करेंगे receptors. फॉर एग्जाम्पल, आपने जब टच किया था हॉट या शार्प ऑब्जेक्ट को, ये रिसेप्टर्स से आपके स्किन के रिसेप्टर्स. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव करेंगे रिसेप्टर्स. फिर ये इंफॉर्मेशन न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी. स्पाइनल कॉर्ड तक इस इंफॉर्मेशन को जो लेके न्यूरॉन्स जाएंगे, दोज न्यूरॉन्स आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन. तो ये सेंसरी नर्व इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड पे. स्पाइनल कॉर्ड में ही इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग हो जाएगी, and the decision will be taken by our spinal cord only. It will decide what has to be done, and then the information goes to the motor nerves. Information spinal cord किसे देगी? motor nerves को. और motor nerves जाके inform करेंगी हमारे effector cell को. effector could be our muscles, क्योंकि muscles को ही तो ही contract करना है ताकि हमारा हाथ पीछे move हो सके. So this information will be taken from the spinal cord by the motor nerves to the effector, that is usually the muscles, and our muscles contract and we move our hand backward. So this entire pathway of this reflex action, जिस तरह से वो move करा, इस पूरे pathway को ही कहते हैं reflex arc. But remember, a part of information always goes to the brain as well. तो डिसीजन किसने ले लिया? द अथॉरिटी वॉज द स्पाइनल कॉर्ड, बट अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गोज टू द ब्रेन एज वेल. तो ब्रेन को हमेशा इन्फॉर्म रखना पड़ता है, एंड इट इज ऑलवेज गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉट एवर थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी. Okay, one thing extra that I would like to add that's not given in your book, that is हमारी eyes और ears ये हमारे spinal cord से बहुत दूर हैं. तो अगर reflexes are related to the eyes or ears, that will not be taken care by the spinal cord. उसे कौन रेगुलेट करेगा? दैट विल बी डन बाय द ब्रेन ओनली. मिड ब्रेन पार्ट ब्रेन का उस चीज को रेगुलेट करता है. सो रिफ्लेक्सेस रिलेटेड टू आईज एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस आर रेगुलेटेड बाय द मिड ब्रेन पार्ट ऑफ अ ब्रेन. ब्रेन के हम पार्ट्स पढ़ेंगे, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक. ओके, बट अगर आपके पैर में कुछ चुभ गया है तो ये इंफॉर्मेशन आपकी ब्रेन तक डिसाइड होने नहीं पहुंचेगी. That information will be going up to the last part of the spinal cord only. और last part of the spinal cord कहाँ है? आपके backbone के last part में. तो there only the information will be interpreted, and what has to be done, that would be decided, and that action is initiated. Now let's understand about our nervous system and its part. तो नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ऑर्गन्स आ जाते हैं, दैट इज इन द मिड लाइन, दैट इज इन द सेंटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, दैट इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड होती कहाँ है? द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रल कॉलम. तो ब्रेन आपका स्कल से प्रोटेक्टेड है, मतलब क्रेनियम इस बोन से प्रोटेक्टेड है, एंड
The spinal cord is protected by the vertebral column, that is your backbone. आपकी backbone के अंदर होती है हमारी spinal cord. Brain and spinal cord together forms the central nervous system. अब आपके hands को information पहुंचानी है तो brain या spinal cord खुद जा नहीं सकते. And so some nerves comes out from the brain and some nerves come out from the spinal cord and carry the information to different organs of our body. These nerves only form the peripheral nervous system. Periphery word का मतलब ही होता है center से दूर. So some nerves come out of the brain and carry the information to different organs, and some nerves come out of the spinal cord and carry the information to different organs. Such nerves are known as peripheral nervous system. ये दोनों ही nerves peripheral nervous system का part form करती हैं. Okay? Now कुछ extra. ब्रेन से बाहर आने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. वी हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ऐसी 12 पेयर्स हैं हमारे पास नर्व्स का दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन. And the nerves that are coming out of the spinal cord are known as spinal nerves. We have 31 pair of spinal nerves. So that information is extra. That's not there in the book. So you just need to remember that brain and spinal cord forms a part of central nervous system, and the peripheral nervous system is made up by the nerves coming out either from the brain or the spinal cord. That's it. Now let's study in detail about our brain. It's very interesting. सो ब्रेन को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ये तीनों पार्ट्स के फंक्शंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं. नाउ 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड. आपको एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि फोर ब्रेन या हिंड ब्रेन के फंक्शंस बताइए. तो दैट वुड बी एन ईजियर क्वेश्चन कि आपको जितने फंक्शंस याद हैं आपने उतने लिख दिए. बट a difficult question would be, that is more probable to come in exams, is आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये फंक्शन ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है. Now that you would be able to answer only if you have memorized all the functions of the brain. But don't worry at all. We are going to learn that with an easy trick. और अभी हमें याद हो जाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट क्या काम करता है. Starting with our forebrain. फोर ब्रेन के फंक्शंस को याद करने के लिए जस्ट थिंक ऑफ सम इंटरेस्टिंग फूड आइटम विच यू रियली लाइक अ लॉट. फॉर एग्जाम्पल यू लाइक पिज़्ज़ा. तो पिज़्ज़ा को याद करके हम ब्रेन के सारे फंक्शंस लर्न कर सकते हैं. जब आपने ये नाम सुना, दैट इंफॉर्मेशन गोज टू योर फोर ब्रेन. जब आप पिज़्ज़ा की स्मेल करते हो, दैट ऑल्सो इंफॉर्मेशन गोज टू योर फोर ब्रेन. जब आप उसको स्मेल करते हो, उसको टेस्ट करते हो, उसको टच करते हो, दैट ऑल इंफॉर्मेशन गोज टू द फोर ब्रेन. सो ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर बॉडी, from the entire body, not only for pizza but for every sensory information goes to the forebrain. चाहे वो olfactory information हो, hearing से related हो, eyes मतलब visual impulse हो, या टच से रिलेटेड इम्पल्स हो. सो वॉट एवर सेंसरी इंफॉर्मेशंस आर देयर, दैट ऑल गोज गोइंग टू द फोर ब्रेन. अब पिज़्ज़ा के बारे में सुनकर भूख लग गई, तो भूख लगी जो, दैट इज ऑल्सो इन द फोर ब्रेन. हंगर सेंटर इज ऑल्सो देयर इन द फोर ब्रेन ओनली. देन आप पिज़्ज़ा ने खाया तो प्यास तो लगेगी. द थर्ड सेंटर इज ऑल्सो देयर इन द फोर ब्रेन. जैसे ही आपने पिज़्ज़ा नाम सुना, आपकी मेमोरी में पिज़्ज़ा का एक पिक्चर आ गया. यू कैन रिकॉग्नाइज दैट. यू कैन हैव इंटेलिजेंस. यू हैव इंटेलिजेंस. So our intelligence, memory, recognition, all these functions are also there in the forebrain only. तो जो भी आप याद करते हो, पढ़ते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है आपके forebrain में ही. अब पिज़्ज़ा सामने है तो करना क्या है, अपनी मोटर मसल्स को यूज़ करना है, एंड यू हैव टू हैव दैट पिज़्ज़ा. So whenever you are moving your motor muscles, whenever I am moving my hand, you are moving your legs or whichever part of your body. जितने भी voluntary muscles हैं उनको हम अपनी इच्छा से move कर पाते हैं. That all is under the effect of forebrain. ये सारा regulate कौन करता है? Forebrain. So let's recapitulate. All the sensory information goes to the forebrain. Memory, intelligence, recognition, all these are there in the forebrain. Then
hunger center and thirst center. These are also there with forebrain. And all the voluntary muscles of our body that is also regulated by forebrain. बट ये सारे फंक्शंस फोर ब्रेन के पढ़कर लगता है कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन ये तो किसी काम के नहीं हैं. दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क और व्हाट. नो, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हार्ट बीट कहाँ करा. सो जान है तो जहान है, खाना पीना सब बाद में है. बॉडी के इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे हमारे ये मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. सो ऑल द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी will be regulated by the midbrain and hindbrain. Hindbrain is again classified as pons, medulla and cerebellum. Hindbrain की ये 3 सब पार्ट्स होते हैं. Pons, medulla, medulla को medulla oblongata भी कहते हैं, but oblongata word is not there in NCERT, so you can just remember medulla. And cerebellum. These are the parts of hindbrain. अब इनके parts को समझ लेते हैं. Pons and medulla will help in involuntary functions like regulation of heart rate, blood pressure, respiratory rate, digestive system, all that would be regulated by the hindbrain. आपने जो पिज़्ज़ा का नाम सुना था तो मुंह में जो पानी आया था, that is salivation. That was involuntary and that is regulated by the hindbrain only. Apart from that, ज़्यादा खाना खा लिया तो पेट में रुकने वाला नहीं है. कंट्रोल करोगे तो भी नहीं. That will be vomited out because a vomiting center is also there in the hindbrain. So remember, heart rate regulation, respiratory rate regulation, blood pressure, digestive system, salivation and vomiting centers. These are all the activities regulated by the hindbrain. Especially the pons and medulla part of the hindbrain regulates these. For your exam purpose, 3 centers are very important. Thirst center, that's there in the forebrain. Hunger center, again in forebrain. Salivation and vomiting centers that are there in the hindbrain. तो ये 3 functions बहुत commonly exams में पूछते हैं. So remember that very well. It's are important. An important part of our hindbrain is cerebellum. Cerebellum के functions याद करने से पहले just imagine a person that has drunken a lot of alcohol. तो आपने movies या serials में देखा होगा how a person that is under the effect of alcohol moves. The person is not able to maintain its balance, posture, ये सब maintain नहीं कर पाता. इधर चला मैं उधर चला की तरह move करेगा. So that is because of the reason कि alcohol हमारे cerebellum को depress कर देता है. अल्कोहल की वजह से फोर ब्रेन भी अच्छा से काम नहीं कर पाता बट सेरिबेलम स्पेशली डिप्रेस हो जाता है. तो जो भी काम सेरिबेलम के होते हैं वो याद करने के लिए जो बस जस्ट रिमेंबर अ ड्रंकन पर्सन. सो द सेरिबेलम हेल्प्स टू मेंटेन द पोस्चर, balance of our body. It helps our voluntary muscles to act precisely. तो voluntary muscles regulate तो forebrain से होती हैं बट उनका प्रिसाइज एक्शन मतलब कैलकुलेटेड एक्शन कितना मसल्स को मूव करना है सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली एंड ऑल दैट वुड बी रेगुलेटेड बाय द सेरिबेलम. सो राइडिंग अ बाइसिकल और वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन that is all made possible because the cerebellum helps to maintain our balance and posture. So these are the functions of cerebellum जिसे हम easily याद रख सकते हैं by remembering a drunken person. Okay? Alcohol के बारे में NCERT में given नहीं है but that is true that alcohol depresses the cerebellum. Okay? So that's all about the parts of brain and their functions. Now just have a look at the diagram of human brain. So if we just see at the diagram of human brain, this middle part is the midbrain and you can see the outer part is the forebrain. आपकी बुक में cerebrum जो लेबल है that is actually a part of forebrain only. forebrain एक बहुत बड़ा part है brain का और forebrain के फिर बहुत सारे parts होते हैं. For example, the cerebrum is also a part of forebrain only. तो cerebrum, hypothalamus that is also labeled in this diagram. These are the parts of forebrain only. Okay, some parts are not labeled, not given in the NCERT book. Some other parts are also there, like thalamus, that is also a part of forebrain only. Okay, midbrain is given, and then we have the hindbrain. Hindbrain के 3 parts हैं, pons, medulla and cerebellum. ये medulla ही नीचे की तरफ continue करता है as a spinal cord. तो spinal cord
ब्रेन से कनेक्टेड होती है एंड मेड्यूला ही आगे प्रोलॉन्ग होकर मेड्यूला का ही पार्ट आगे कंटिन्यू होकर फॉर्म करता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड इस ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए होता है हमारा स्कल. Okay, so the skull protects our brain and the spinal cord is protected by the vertebral column. So that is all about the nervous system in human beings. That's all for this video. In the next video, we are going to see about the control and coordination in plants. By then, take care of yourselves and keep revising and studying very well. Good day, everyone.